नमस्कार दोस्तों, आज अपन महिला आरक्षण पर बात करेंगे। आखिर एक लंबे संघर्ष यानी 27 सालों के बाद महिला आरक्षण विधेयक है वो दोनों सदनों से पारित हो गया, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों से 21 सितंबर को पारित हो गया। अनेक वर्षों से महिला आरक्षण के संबंध में बहुत चर्चाएं हुई हैं, बहुत वाद विवाद हुए हैं। जैसा कि अपन जानते हैं कि अपने संविधान में संशोधन की जो पावर है वो संसद को दी गई है और संसद में अपने दो सदन आते हैं, यानी उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा। जैसा कि अपन जानते हैं कि अपने संविधान के भाग 20 के आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया के अंतर्गत अगर अपने को संविधान में संशोधन करना है तो उसके लिए अपने को सबसे पहले अपना संविधान संशोधन विधेयक है वो लोकसभा या राज्यसभा में पेश करना पड़ेगा। उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों से उसको पारित करने के बाद जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो वो कानून का रूप ले लेता है। हाल ही में नया संसद भवन बन के तैयार हुआ है, तो उसके पहले ही दिन यानी 19 सितंबर को अर्जुन राम जी मेघवाल ने 128वां संविधान संशोधन विधेयक है वो संसद में के लोकसभा में पेश किया गया। उसी दिन विधेयक है वो लोकसभा से पूर्ण बहुमत के साथ पारित भी हो गया। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। आज 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं। लोकसभा से विधेयक पारित होने के बाद वो राज्यसभा को भेजा जाता है, तो राज्यसभा को भेजने के बाद 21 सितंबर को राज्यसभा से भी पारित हो गया। दोनों सदन के सभी माननीय सांसदों से इसे सर्वसम्मति से पारित करने के लिए प्रार्थना करते हुए आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज का दिन भारतीय लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण माना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उच्च सदन ने इसे पारित किया है। सर्वानुमति से सभी राजनीतिक दलों का सहयोग मिला है, सभी राजनीतिक दलों का समर्थन मिला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आभार व्यक्त कर रहे हैं। बेहद उत्साह दिख रहा है सदन की माननीय महिला सांसदों में, जो कि इस समय नारे लगा रही हैं, जो इस समय कहीं ना कहीं उत्साहित हैं, उल्लासित हैं, क्योंकि 75 वर्ष बाद ये कहीं ना कहीं ऐसा क्षण आया है जब अनेक राजनीतिक उतार चढ़ाव के बाद वह स्थिति आई है जब नारी शक्ति का सम्मान और तो अपन ने जान लिया है कि 128वां संविधान संशोधन विधेयक है वो लोकसभा में पेश किया गया और उसके बाद राज्यसभा में पेश किया गया और राज्यसभा से भी पारित हो गया। लेकिन इस विधेयक के क्या प्रावधान है उसके बारे में अपन अब देखते हैं। तो संविधान संशोधन विधेयक के बारे में अपन पूरे वीडियो में इन टॉपिक के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जो प्रावधान है उसमें फर्स्ट प्रावधान है कि लोकसभा, राज्यों की विधानसभा और दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीट है वो आरक्षित रखी जाएगी। नारी शक्ति के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण किया गया है लोकसभा में, राज्यों की विधानसभा में और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विधानसभा में। प्रधानमंत्री और सेकंड प्रावधान है SC/ST के लिए 181 सीटों का 1/3 SC/ST की महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। सबसे मुख्य मुद्दा जो बना हुआ है SC/ST के लिए तो आरक्षण है, लेकिन OBC के लिए इसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया। जैसा कि आपने न्यूज चैनलों में भी देखा होगा कि OBC के लिए इसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं है, तो उसके लिए सियासी घमासान है वो मचा हुआ है। और विपक्ष का भी मेन मुद्दा ये है कि OBC के लिए आरक्षण क्यों नहीं है। तीसरा प्रावधान है कि अगर ये कानून बन जाता है तो ये कानून एक बार के लिए 15 वर्षों के लिए लागू होगा और संसद चाहे तो 15 वर्ष के बाद भी आगे बढ़ा सकती है। अब मुख्य मुद्दा है कि संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद ये राज्य से संबंधित भी विषय इसमें प्रभावित हो रहे हैं, तो आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी भी इसमें जरूरी है। आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी के बाद ही राष्ट्रपति के साइन होने के बाद कानून बनेगा। अब अपन जानते हैं कि क्या इससे पहले भी संसद और राज्यों की विधानसभा में सीट के आरक्षण के लिए कभी पहले भी बात हुई है? तो इसका आंसर है जी हाँ। महिला आरक्षण को लेकर संसद में
पहले भी कुछ प्रयास हुए हैं। 1996 में इससे जुड़ा बिल पहली बार पेश हुआ था। अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, कई बार, लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और उसके कारण वो सपना अधूरा रह गया। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। 1996 में यूपीए की गठबंधन की सरकार थी, जिसके प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने 81 में संविधान संशोधन विधेयक के रूप में लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों के विरोध के कारण वो लोकसभा में पारित नहीं हो सका। उसके बाद 1998, 99 और 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी पेश किया गया, लेकिन उस समय भी गठबंधन की सरकार थी, तो क्षेत्रीय पार्टियों के विरोध के कारण वहां पे भी इसको सफलता नहीं मिली। इसके बाद 2008 में मनमोहन सिंह सरकार ने भी वुमेन रिजर्वेशन के लिए 108वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में राज्यसभा में पेश किया गया और राज्यसभा से उस समय ये पारित भी हो गया। राज्यसभा से पारित होने के बाद लोकसभा में जाना था, लेकिन लोकसभा में यूपीए की सरकार ने पेश भी नहीं किया विधेयक, क्योंकि उस समय गठबंधन की सरकार थी, तो सरकार गिरने का भय था। और उसके बाद 2014 में लोकसभा है वो भंग हो गई, तो इस तरह से जो विधेयक पारित हुआ था वो रद्द हो गया, क्योंकि राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन है। राज्यसभा से पारित होने के बाद अगर राज्यसभा स्तर पर ही पेंडिंग है तो वो विधेयक जिंदा है, लेकिन लोकसभा को भेज दिया और लोकसभा भंग हो गई, वहीं पे रद्द हो जाता है। तो मुख्य मुद्दा आता है, अगर ये कानून बन जाता है तो ये कब से लागू होगा। जैसा कि हर जनगणना के बाद एक परिसीमन आयोग है उसका गठन किया जाता है। परिसीमन आयोग इससे पहले 4 बार बन चुके हैं और 5वां परिसीमन आयोग है वो 2026 में बनना है। सबसे पहले 1951 की जनगणना के आधार पर 1952 में, उसके बाद 1962, 1972, 2002 में परिसीमन आयोग है उसका गठन किया गया और नेक्स्ट परिसीमन आयोग 2026 में आना है, जो कि 2021 की जनगणना के आधार पे परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। लेकिन अपन जानते हैं कि अभी तक 2021 की जनगणना है वो शुरू भी नहीं हुई। ये तो क्लियर है कि 128वां संविधान संशोधन विधेयक है वो कानून बनने के बाद 106वां संविधान संशोधन का रूप ले लेगा। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो उसमें क्या महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिलेगा? तो नहीं, क्योंकि अपन अगर लोकसभा या राज्यसभा में सीटों में फेरबदल करते हैं तो उसका आधार ही परिसीमन आयोग है। तो परिसीमन आयोग का अभी तो गठन भी नहीं हुआ है और जैसा कि सुनने में आया है कि परिसीमन आयोग का गठन है नेक्स्ट ईयर है वो कर दिया जाएगा। तो लोकसभा के चुनाव की बात करें तो 2024 के बाद 2029 में जो लोकसभा चुनाव आएंगे उसमें ही ये लागू हो पाएगा। नेतृत्व कर रही है तो बहुत आवश्यक है कि नीति निर्धारण में, पॉलिसी मेकिंग में हमारी माताएं, बहनें, हमारी नारी शक्ति अधिकतम योगदान दें, ज्यादा से ज्यादा योगदान। योगदान ही नहीं, वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। तो वर्षों से राजनीति के लिए संघर्षरत है महिलाओं के लिए ये कानून कैसा साबित होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।